नमस्कार साथियों, सुदृष्टि पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, इंडियन पॉलिटी की हम क्लासेस कर रहे थे, जिसमें आप देखेंगे कि संविधान का निर्माण, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संविधान की विशेषताएं, इन सभी टॉपिक्स को हमने थ्योरी के माध्यम से यहाँ पर देखा। इनके आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको हम एमसीक्यूज के माध्यम से कवर करेंगे, जिसमें आप कह सकते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो पहले की परीक्षाओं में आपके पूछे गए हैं, और आप कह सकते हैं खास तरीके से यूपीएससी यानी कि आईएएस की परीक्षा में और पीसीएस की परीक्षा में, यूपी पीएससी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पीसीएस लोअर सबऑर्डिनेट में भी जो प्रश्न पूछे गए हैं, या आरओ की इससे पहले की परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनको भी यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल, और प्रेम्बल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आपके पीवाईक्यूज हैं उनको आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। अगर आपको उत्तर पता है तो एक रिवीजन के तौर पर आप ले सकते हैं और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दर्ज कर सकते हैं। तो यह प्रश्न आपका यूपीएससी 2020 की परीक्षा में पूछा गया था। आईएएस 2020 की परीक्षा में प्रश्न आया था कि भारत के संविधान की प्रस्तावना, अब इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। संविधान का एक हिस्सा है लेकिन इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है, संविधान का हिस्सा नहीं है, इसका कोई कानूनी प्रभाव भी नहीं है, संविधान का एक हिस्सा है और इसका किसी भी अन्य भाग के समान ही कानूनी प्रभाव है, और चौथा विकल्प दिया गया है कि संविधान का एक हिस्सा है लेकिन इसका अन्य भागों के तरह या अन्य भागों के समान स्वतंत्र रूप से कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। तो मैं चाहूँगा इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। आईएएस 2020 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर मित्रों कुछ केसेस के रेफरेंस हम जरूर लेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के द्वारा बताए हैं। तो भारत के संविधान की यदि प्रस्तावना की हम बात करें, जिसको हम प्रेम्बल के नाम से भी जानते हैं, तो आप देखेंगे कि जो प्रेम्बल है हमारा, ये कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है। मतलब जो न्यायालय है, न्यायालय में यह प्रवर्तनीय नहीं है। तो यह एक इंपॉर्टेंट बात है। और ये किस जजमेंट के द्वारा ये चीज़ बताई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? तो आप कह सकते हैं ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का एक केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि जो प्रस्तावना है या जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट था। इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, परंतु संविधान में लिखे गए प्रावधानों को कभी कभी परिभाषित करने के लिए न्यायालय प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना का प्रयोग कर सकता है। ठीक है? तो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है मतलब इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है कानूनी प्रभाव है, वो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। अब जो अदर पार्ट है वो कह रहा है कि यह संविधान का हिस्सा है। तो यहाँ पर मित्रों 4 बहुत ही महत्वपूर्ण केस हैं जो आपको बताते हैं कि जो आपका प्रस्तावना या प्रेम्बल है ये संविधान का पार्ट है या नहीं है। तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है वो आपका है बेरूबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। बेरूबारी पहला केस है यहाँ पर। बेरूबारी बनाम भारत संघ, भारत संघ, ये केस आपका आया था 1960 में। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? तो आप कह सकते हैं इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, संविधान का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा यहां पर लिख देते हैं नहीं है, मतलब कट भी लगा दीजिए। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण जजमेंट था। इसके बाद जो दूसरा केस आया आपका वो था आपका, आप देखेंगे केशवानंद भारती। इसको आप कह सकते हैं कि इसके जजमेंट को एक लैंडमार्क जजमेंट भी माना गया, और इसी में आपका डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर या मूलभूत संरचना की जो अवधारणा है वह भी निकल के आई।
फिलहाल केशवानंद भारती केस में ही यह बताया गया कि जो संविधान है, जो प्रस्तावना है, वो संविधान का एक हिस्सा है। तो आप लिख सकते हैं केशवानंद भारती, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, केरल राज्य। ठीक है, और ये केस था आपका 1973 का। तो यहां पर मित्रों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आपका 1973 में केस आया, और इसका जो जजमेंट आया वो किस दिन आया, तो इंपॉर्टेंट है, डेट भी इसकी याद रखिएगा आप, 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को इसका जजमेंट आता है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बताया जाता है कि जो प्रियम्बल है, यानी कि जो प्रस्तावना है, ये संविधान का हिस्सा है, संविधान का हिस्सा है। ठीक है, इसी के बाद आपका एक केस और आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, और ये सारे केस इंडिपेंडेंट रूप से भी परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं। तीसरा केस है आपका LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आपका 1995 में आता है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि जो प्रस्तावना है, जो आपकी प्रस्तावना है, ये संविधान का अभिन्न हिस्सा है, संविधान का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। ठीक है, और इसी की तरह एक और इंपॉर्टेंट केस है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। जो अगला इंपॉर्टेंट केस है वो आपका है SR बोमाई, SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ये आपका था 1994 का केस, और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बात कहा गया कि जो प्रियम्बल है या फिर जो प्रस्तावना है, ये संविधान का अभिन्न अंग है, संविधान का अभिन्न अंग है। तो ये टोटल 4 केस आपको यहां पर ध्यान रखने हैं। तो अब आप आसानी से अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इसमें आप यहां पर कह सकते हैं कि जो संविधान, जो प्रस्तावना है हमारी, वो संविधान का हिस्सा है, लेकिन इसका अन्य भागों से स्वतंत्र रूप से कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। तो इस प्रकार से यहां पर आप देखेंगे डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे विकल्प यहां पर हमारे गलत हो जाएंगे। तो IAS 2020 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहां पर इसको डिस्कस कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं, यही आपका प्रश्न यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अलावा भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 के सिद्धांतों और प्रावधानों को दर्शाता है। और यह प्रश्न आपसे UPSC 2020 की परीक्षा में पूछा गया है, मतलब IAS 2020 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के सिद्धांतों और प्रावधानों को दर्शाता है। प्रस्तावना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP, प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल, और मौलिक कर्तव्य यानी कि ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो यहां पर मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें। यहां पर डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 के द्वारा जो भी सिद्धांत दर्शाए गए हैं वो आपको संविधान के इन सभी भागों में दिखाई पड़ते हैं। तो किस प्रकार से, तो आप कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन 1948 की जो प्रस्तावना थी उसमें डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है। प्रस्तावना में भी आप देखेंगे फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा की बात हमारे प्रस्तावना में भी की गई है, तो इसलिए यह हमारा विकल्प करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 की हम बात करें तो उसका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 इसका आर्टिकल 23 अगर आप देखेंगे तो यहां पर राइट टू वर्क की बात की गई है,
राइट टू वर्क। और डीपीएसपी में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राइट टू वर्क, एजुकेशन और असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस की बात करता है? तो आप कह सकते हैं आर्टिकल 41। आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 जो है ये आपके कार्य के अधिकार की बात करता है, कार्य, शिक्षा या कुछ मामलों में सहायता के अधिकार की बात कहां पर की गई है? तो डीपीएसपी के आर्टिकल 41 में। तो इस प्रकार से हमारा पहला और दूसरा दोनों करेक्ट हो जाएंगे। अगर मौलिक कर्तव्यों की हम बात करें तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 में आप देखेंगे कि अनुच्छेद 29 है ना, इसका आर्टिकल 29 किसकी बात करता है? ड्यूटीज की बात करता है। उसी प्रकार हमारे संविधान में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में आप कह सकते हैं कि एक नया पार्ट ऐड किया गया, एक नया भाग ऐड किया गया, जिसको हम पार्ट 4A के नाम से जानते हैं, जिसको हम मौलिक कर्तव्य के रूप में परिभाषित करते हैं। और यह किस प्रावधान में दिया गया है? तो आप कह सकते हैं पार्ट 4A का जो आर्टिकल 51A है। ठीक है, आर्टिकल 51A। तो यहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। तो इस प्रकार से तीन विकल्प हमारे यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यूपीएससी 2020 की परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आर्थिक न्याय का प्रावधान यहां पर कहां पर किया गया है? मतलब इकोनॉमिक जस्टिस की बात कहां पर की गई है? तो आपको तुरंत प्रेम्बल आपको याद आएगा, प्रस्तावना, जिसमें जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ये बात कही गई है। मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर न्याय की बात की गई है। तो एक तो आपका प्रस्तावना हो जाएगा, प्रेम्बल। ठीक है, और दूसरा कहां पर किया गया है? मौलिक अधिकार या डीपीएसपी। तो यहां पर मित्रों आप कह सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, डीपीएसपी जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनमें आप देखेंगे आर्टिकल 38 स्वतंत्र रूप से आप कह सकते हैं यहां पर तीनों ग्राउंड्स पर जस्टिस की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीनों ही आधारों पर ये न्याय की बात करता है। इसकी बात करता है, न्याय की बात करता है। तो आर्टिकल 38 हमारा कहां पर आपको मिलेगा? तो आप कह सकते हैं कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत या जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं उसमें आप देखेंगे आर्टिकल 38 में आपको ये दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा इसी में आप देखेंगे तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मेन और वुमेन, है ना, पुरुषों और महिलाओं के लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात की गई है। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं आपको आर्थिक न्याय दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा आर्टिकल 39 जो है कि राज्य का जो भी संसाधन होगा उसको सभी में समान रूप से वितरित किया जाएगा, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ सिंगल हैंड, इसको रोकने की बात की गई है। तो इन सभी अनुच्छेदों में आर्थिक न्याय की बात आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं ये आपका उत्तर हो जाएगा। बी विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यूपीएससी 2013 आईएएस 2013 की परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल 38, तो राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। तो ये आपका आर्टिकल 38 हो गया। आर्टिकल 39 की अगर हम बात करें तो आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन संसाधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो सके और एक समान वितरण की बात करे। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों ही आर्टिकल आपके इकोनॉमिक जस्टिस या आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। इनमें विचार करें और इन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करने की बात की गई है यूपीएससी 2021 की परीक्षा में, मतलब पीसीएस 2021 प्रीलिम्स में प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो 4 आपको यहां पर इवेंट्स या डेवलपमेंट्स दिए गए हैं और आपको इनको कालानुक्रमिक क्रम या क्रोनोलॉजी में व्यवस्थित करना है। गोलकनाथ केस, तो यह केस आपका किस वर्ष आया था? तो आपको ध्यान होना चाहिए ये। ठीक है, इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको तुरंत याद आ जाएंगे, है ना, उससे ही हम डिकोड करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, अगर केशवानंद भारती के मामले की बात करें तो ये आपका 24 अप्रैल 1973 में आया था। ठीक है, इसके अलावा 24th अमेंडमेंट जो हुआ था आपका 24वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये आपका 1971 में हुआ था। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आपका कब हुआ था? तो आप कह सकते हैं 1976 में। ठीक है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था। तो अब अगर गोलकनाथ केस की बात करें तो आप देखेंगे कि जो गोलकनाथ केस था यह आपका
1967 में आई थिंक आया था। ठीक है, इसको आप लोग प्लीज चेक करना, एक बार इसको चेक करना। तो यहां पर अगर हम ऑप्शंस पे देखें तो जो 3 कंफर्म है 1973, मतलब 3 के बाद 2 आएगा फिर 4 आएगा, 3 के बाद 2 आएगा फिर 4 आएगा, और कहीं आपको ये विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है ना। 3 के बाद 2 आएगा और फिर 4 आएगा, ये विकल्प आपको केवल और केवल कहाँ मिल रहा है? पहले ऑप्शन में मिल रहा है। तो पहला अगर आपको नहीं भी याद आ रहा है तो भी आपका ये प्रश्न यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से परीक्षा में भी आप लोग जो मैच दी फॉलोइंग होता है या फिर जो आपकी क्रोनोलॉजी के प्रश्न होते हैं उनमें कहीं ना कहीं इसको लगाने का प्रयास करें मेथड को। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक हो गया आपका, या फिर जो क्रोनोलॉजिकल टर्म होता है, अगर 2-3 का आपको पता है तो यहाँ पर जरूर ऑप्शंस को चेक करें, हो सकता है कि आपको उससे ही उत्तर मिल जाए। तो यहाँ पर मित्रों इसको जरूर चेक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट करके बताएं कि गोलकनाथ केस जो था, गोलकनाथ केस जो था ये आपका किस ईयर हुआ था? ईयर इसका आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है कि भारत के संविधान के निर्माताओं की सोच निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होती है? यूपीएससी 2017 की परीक्षा में पूछा गया है। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या मौलिक कर्तव्य। तो मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें। द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपसे पूछा गया है, प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी या फंडामेंटल ड्यूटीज। तो यहाँ पर मित्रों अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक केस के बारे में बात की थी, 1950 का जो AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बताया गया कि जो हमारा प्रेम्बल है या जो हमारी प्रस्तावना है, संविधान में जितने भी प्रावधान लिखे गए हैं उनके अंतिम उद्देश्य को वो प्रदर्शित या प्रतिबिंबित करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारे संविधान के निर्माता थे उनकी जो सोच थी वो हमें कहाँ पर दिखाई पड़ती है? वो हमारे संविधान के प्रावधानों में दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार से ए विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यूपीएससी 2017 की परीक्षा में प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो उस समय भारतीय गणराज्य की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? 2 बार, आप कह सकते हैं 3 बार यूपीएससी में भी पूछा गया है, पीसीएस 2009 में भी पूछा गया है, और लोअर स्पेशल 2008 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था। तो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान हमारा लागू हुआ तो उस वक्त जो भारतीय राज्य व्यवस्था थी उसकी संवैधानिक स्थिति कैसी थी? तो यहाँ पर मित्रों अब इनडायरेक्टली आपसे प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ है, अमेंडमेंट हुए हैं, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, जो अमेंडमेंट हुआ है हमारे प्रेम्बल में वो कब हुआ है? तो आप कह सकते हैं 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, 1976 में एक अमेंडमेंट हुआ हमारे प्रस्तावना में या प्रेम्बल में, और 3 वर्ड इसे यहाँ पर ऐड किए गए। 3 वर्ड्स यहाँ पर हमारे प्रस्तावना में ऐड किए गए। वो 3 वर्ड्स कौन कौन से थे? तो आप कह सकते हैं समाजवादी, समाजवादी जिसको हम क्या कहते हैं? तो आप कह सकते हैं सोशलिस्ट। इसके बाद धर्मनिरपेक्ष जिसको हम सेकुलर या सेकुलरिज्म के नाम से जानते हैं, और तीसरा जो शब्द था वो आपका था इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता। ठीक है, तो ये 3 वर्ड आपके, इसको आप इंटीग्रिटी कह सकते हैं। तो ये 3 वर्ड आपके कब ऐड हुए थे? 1976 में। लेकिन अगर संविधान के लागू होने की हम बात करें, 26 जनवरी 1950 की बात करें, तब ये तीनों वर्ड हमारे प्रस्तावना में मौजूद नहीं थे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो पहली लाइन लिखते हैं हम लोग प्रस्तावना में, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनली रिजॉल्व्स टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू व्हाट? तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो यहां से आप सोशलिस्ट और सेकुलर ये 2 वर्ड हटा दीजिए। ठीक है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। सोशलिस्ट और सेकुलर आप हटा दें तो सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये संवैधानिक स्थिति थी भारतीय राज्य की 26 जनवरी 1950 को। तो ये दोनों आपको रिमूव करना है और ये तीनों आपको यहाँ पर इंक्लूड करना है। सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभु, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतंत्र, और रिपब्लिक का मतलब होता है गणराज्य। तो संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य, आप कह सकते हैं बी विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपसे कई बार परीक्षा में पूछा चुका है, आपको यहाँ पर इसको ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा, अब देखिए उसी प्रश्न को घुमा करके पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? 3 शब्द जोड़े गए हैं, आपको मैंने बता दिया, समाजवादी, संप्रभु और धर्मनिरपेक्ष। तो यहाँ पर 1, 3 और 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 1, 3 और 4
दूसरा भी आपको यहाँ पर एलिमिनेट करना है। तो अगर आप दूसरा एलिमिनेट करो तो ये चला गया और ये चला गया, ठीक है। यहाँ पर 2, 3 और 4 लिखा है, अच्छा इसको यहाँ पर आप 1 कर लो, ठीक है। ये मिसप्रिंट है, 1, 3 और 4, डी विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो पीसीएस 2010 की प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा गया था। 1, 3 और 4 समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और संप्रभु, ये शब्द हमारे प्रस्तावना में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह आपसे प्रश्न पीसीएस 2009 की जो प्रारंभिक परीक्षा थी उसमें पूछा गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव अंततः प्रस्तावना बन गया, ठीक है। और अगला विकल्प है, यह गैर न्याय संगत है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, प्रस्तावना संविधान के विशिष्ट प्रावधान को रद्द नहीं कर सकती। तो देखिए जो मोस्ट ऑब्वियस आपका विकल्प जो आपको 100% पता है कि सही लिखा है या गलत लिखा है, पहले उसको चुनने का प्रयास करें। तो लिखा है कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, और अभी आपने पढ़ा है कि 42वें संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और इंटीग्रिटी या अखंडता। तो इस प्रकार से ये तीसरा जो विकल्प है ये हमारा गलत हो जाएगा। अब एलिमिनेट कीजिए, जो जहां पर भी 3 लिखा हुआ है उसको आप हटा दें। तो ये आपका चला गया और ये आपका चला गया। अब 1 और 2 तो 100% सही होंगे, ठीक है। तो ये और ये तो 100% सही है, आपको चौथे की बात करनी है। तो यहां पर लिखा गया है कि प्रस्तावना संविधान के विशिष्ट प्रावधान को रद्द नहीं कर सकती, तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि प्रस्तावना का प्रयोग केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उन स्थानों पर किया जाता है जहां पर संविधान के जो प्रावधान है वो वेगस हो जाए, जो वेग हो जाए, ठीक है। जहां पर उनको परिभाषित नहीं किया जा सकता स्पष्ट रूप से, वहां पर प्रस्तावना का उपयोग करके जो सुप्रीम कोर्ट है उनको परिभाषित करने का प्रयास करती है। मतलब प्रस्तावना में जो भी कुछ लिखा गया है उसका प्रयोग हम संविधान में लिखे गए प्रावधानों को आप कह सकते हैं ओवरराइड करने के लिए नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हमारा चौथा जो विकल्प है ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो 1, 2 और 4 आपको कहां पर दिखाई दे रहा है? बी विकल्प। तो ये हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा। अब ये प्रश्न आपसे 2009 की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, संविधान का लक्ष्य अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित आश्वस्त करना है, ठीक है। किस तरीके से या किस संदर्भ में? सामाजिक और आर्थिक न्याय देने की बात की गई है हमारे प्रेमबल में, प्रस्तावना में, बिल्कुल करेक्ट है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधारों पर न्याय की बात की गई है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी बात की गई है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इसके अलावा अवसर की समानता की बात भी हम करते हैं, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी की बात की गई है। व्यक्ति की गरिमा की भी बात की गई है, जो भाईचारा है, जो ब्रदरहुड है, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो यहाँ पर चारों ही विकल्प हमारे करेक्ट है, डी विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्रश्न आपका यूपी लोअर 1998 में काफी पहले पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा गया है कि बहुत बार पूछा गया, मतलब यहाँ पर इसको लिखना तार्किक नहीं था, ठीक है, तर्क संगत नहीं था, क्योंकि कई बार यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो लॉजिकल भी है कि अभी हम प्रेमबल पढ़ रहे हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन तब क्रिएट होती है जब आप डॉक्टर BR अम्बेडकर के कोट को देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, या आप कह सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी। हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने बोला? अनुच्छेद 32 को। ये बात बोली है, आप कह सकते हैं, BR अम्बेडकर ने, BR अम्बेडकर ने। तो यदि आपसे प्रश्न में यह पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है, और आपके विकल्प में प्रस्तावना भी हो और आर्टिकल 32 भी हो, तो आपका उत्तर क्या होगा? आर्टिकल 32। लेकिन यदि भीमराव अम्बेडकर की बात या प्रश्न में उनका नाम मेंशन ना हो और आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है, तो आप कह सकते हैं कि सी विकल्प प्रस्तावना हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पर मित्रों डॉक्टर सुभाष कश्यप, आप कह सकते हैं, इन्होंने एक कोट किया था, इन्होंने प्रस्तावना के बारे में कुछ कहा है, यह भी जानना जरूरी है। कह सकते हैं डॉक्टर सुभाष कश्यप के द्वारा, यदि संविधान एक शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। यह बात किसने कही है? डॉक्टर सुभाष कश्यप के द्वारा। इसके अलावा प्रेमबल को या प्रस्तावना को होरोस्कोप ऑफ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये किसने कहा है? तो आप कह सकते हैं KM मुंशी। KM मुंशी जी ने कहा है कि जो प्रस्तावना है
इट इज अ होरोस्कोप ऑफ सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक पायस डॉक्यूमेंट कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एक पायस डॉक्यूमेंट, पायस पेपर या डॉक्यूमेंट कहा है, मतलब पवित्र दस्तावेज की संज्ञा दी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसको? संविधान को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रश्न यहां पर मैं लिख रहा हूं, मैं चाहूंगा कि इसका उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं, है ना। ये आपके लिए प्रश्न है। कल जो अगली क्लास आएगी, है ना, जिसमें हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, नए टॉपिक के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, उसमें सबसे पहले मैं चाहूंगा इसके ऊपर हम डिस्कशन करें। तो संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? यह प्रश्न आपसे आईएएस प्रीलिम्स 2021 की परीक्षा में पूछा गया है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में आपसे प्रश्न पूछा गया है कि संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? संघीय ढांचे वाली राष्ट्र की प्रतिनिधि सरकार, एक सरकार जिसके प्रमुख को नाम मात्र की शक्तियां प्राप्त हैं, एक सरकार जिसके प्रमुख को वास्तविक शक्तियां प्राप्त हैं, या फिर एक सरकार जो संविधान की शर्तों द्वारा सीमित है। तो आपसे पूछा गया कि संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है। ठीक है, मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर यहां पर जरूर दर्ज करें। थैंक यू सो मच।